Assalamualaikum students, my name is Sadia Khurram. I am your chemistry teacher. Chapter number 7, Fundamental Principles of Organic Chemistry. You have learned about hybridization, types of hybridization. आप लोग अपने पिछले लेक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और आपने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उसकी पहली टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीख लिया है कि उसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, जिसमें आपने डिटेल में देखा है स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन जिसका फॉर्मूला है C2H6, इसकी सारी फॉर्मेशन आपने सीखी और फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, इसके बारे में भी आप डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देख चुके हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। आज हम रिमेनिंग हाइब्रिडाइजेशन की बाकी टाइप्स को देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहले आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद हम उसमें इसका स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को डिटेल में देखेंगे जिसका फॉर्मूला है C2H4। सबसे पहले हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो इसकी हम फॉर्मेशन को देखेंगे कि इसमें किस तरीके से फाइनली ये कंपाउंड तैयार होता है। फिर हम sp हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन जिसका फॉर्मूला C2H2 है, इसकी फॉर्मेशन सीखेंगे कि किस तरीके का से ये बनता है। By the end of lesson, you will be able to describe structure, geometry and bond angles of ethene and ethine. In the end, you will be able to draw the structures of ethene and ethine on paper easily. You can easily distinguish different modes of hybridization. जब आप ये पूरा लेक्चर सुन लेंगे उसके बाद आप आसानी के साथ बता सकेंगे कि इथीन का और इथाइन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप कैसी होती है और उसमें एटम्स के दरमियान जो एंगल है जिसको हम बॉन्ड एंगल का नाम देते हैं वो कितना कितना है हर किसी के दौरान। और इसके साथ ही आप इसको इजीली सीख सकेंगे कि आपने इसको पेपर के ऊपर जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन को तो आपने पेपर के ऊपर इन ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कैसे करना है, फाइनली शो कैसे करनी है इसकी फॉर्मेशन, और आप आसानी के साथ डिस्टिंग्विश कर सकेंगे हाइब्रिडाइजेशन की तीनों टाइप्स को, sp3 को, sp2, sp को। आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, आप उसके कंपैरिजन पॉइंट्स बना सकते हैं, आप उसमें आसानी के साथ बता सकते हैं कि उन तीनों में क्या क्या फर्क है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbitals to give 3 new degenerate sp2 hybrid orbitals is known as sp2 hybridization। क्या बता रहे हैं डेफिनेशन में कि यहाँ पर एक s ने और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिक्स होना है। अब पहला क्वेश्चन ही यहाँ से ये आ जाता है कि इन्होंने मिक्स होना ही क्यों है। s की एनर्जी कम होती है, p ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले एक एटम जिसने किसी और एटम के साथ जाके बॉन्ड बनाना है, सबसे पहले वो एटम अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एक लेवल पर लेकर आएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद हैं। अब ऑर्बिटल्स में क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल पे लाने के लिए सबसे पहले उन ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स होकर एक लेवल पर आना पड़ेगा एनर्जी के हवाले से। तो s की एनर्जी क्योंकि कम है, p की एनर्जी ज्यादा है, तो सबसे पहले s और p आपस में मिक्सअप हो जाएंगे जिसको हम हाइब्रिड होना कहते हैं। जब वो मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास जो न्यू ऑर्बिटल्स आ जाएंगे वो डीजनरेट होंगे। डीजनरेट का मतलब क्या है कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो सेम हो जाएगा। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अब वो आसानी के साथ किसी और एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अब हम सबसे पहले sp2 देख रहे हैं तो इसके अंदर एक s है और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने मिक्स होना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि p में टोटल p एक सबशेल है जिसके अंदर टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, px, py, pz। आपने इससे पीछे sp3 देखा और उसमें आपने देखा था कि s के साथ तीनों p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे थे जिसको sp3 का नाम दिया गया था। अब हम बारी बारी एक एक ऑर्बिटल कम करते जाएंगे। अब ये sp2 है, इसमें उन तीनों p ऑर्बिटल्स में से सिर्फ 2 मिक्स होंगे और एक मिक्स नहीं होगा। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या मिक्सिंग हो रही है। अब इसमें अब इसी sp2 की डेफिनेशन के हवाले से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें s
की परसेंटेज कितनी है और P की परसेंटेज कितनी है। तो S क्योंकि एक हिस्सा है और P के दो हिस्से हैं, तो अगर हमने परसेंटेज के हवाले से कैलकुलेशंस करनी हो तो S करेक्टर कितना होगा 33.3% और P करेक्टर कितना होगा जी 66.6%। तो ये परसेंटेज हो गई है इनके करेक्टर्स के हवाले से। डेफिनेशन भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब देखें ये ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं फिगर में। सबसे पहले S ऑर्बिटल है, मिक्स हो रहा है दो p ऑर्बिटल्स के साथ। हाइब्रिडाइज होने के बाद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कुछ इस तरह की अरेंजमेंट सामने आएगी जिसको हम ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट का नाम देंगे। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे फर्दर डिटेल में भी ड्रॉ करना सीखेंगे। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इथीन पे, जिसका फॉर्मूला है C2H4। अब जब भी हम कोई स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ड्रॉ करेंगे, हम सबसे पहले उसमें जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इथीन में सेंट्रल एटम कौन सा है, तो इसका बड़ा आसान तरीका है जज करने का। फॉर्मूला में देखें कि जो एटम कम तादाद में है, या सिंगल हो या डबल हो, या सिंपल, हम आपने ये जहन में रखना है कि जो एटम कम तादाद में है वो एटम हमारे पास ज्यादातर केसेस में सेंट्रल एटम होता है। जैसे C2H4 में कार्बन की तादाद कम है हाइड्रोजन से, तो कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम होगा। यहाँ पे क्योंकि दो कार्बन है तो ये दोनों कार्बन ही सेंट्रल एटम्स होंगे, यानी कि सेंटर में हमारे पास दो कार्बन होंगे और उसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन ज्वाइन हुए होंगे। तो अभी हम इनको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ये सब शेल्स के हवाले से है, शेल्स के हवाले से नहीं है। हमें इस टॉपिक के अंदर सब शेल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px में 1 है, 2py में भी 1 है और 2pz फिलहाल यहाँ पर वेकेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के लगता है कि यहाँ पर क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। हम इससे पहले आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर केमिकल बॉन्ड थ्योरीज पढ़ चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने ये चीज देखी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमें 2 नजर आ रहे हैं तो 2 ही एटम इस कार्बन को बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जब देखा गया कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये आप पिछले लेक्चर में भी अपने डिटेल में सीख चुके हैं। तो इस चीज को, उसके 4 बॉन्ड्स को जस्टिफाई करने के लिए ये एज्यूम किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में से निकल के शिफ्ट हो जाएगा 2pz में। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन की एक्साइटेड स्टेट है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हो चुके हैं। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड से हम ये चीज जस्टिफाई कर सकते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन में अगर आ जाते हैं इथीन के केस में, तो एक s और 2 p ने आपस में मिक्स होकर 3 नए ऑर्बिटल्स बना देने हैं जिनका नाम हो जाएगा sp2। इसमें हर एक को हम अलग अलग sp2 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 का नाम देंगे और जो 2pz है उसने अनहाइब्रिड ही रहना है, उसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया है। In case of ethene formation, 1 2s and 2p orbitals of carbon are mixed together to give 3 equivalent and coplanar sp2 hybrid orbitals। ठीक है, बात पहले भी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा देखें। एक सिर्फ s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ने यहाँ पर मिक्स हो जाना है और मिक्स होने के बाद 3 नए ऑर्बिटल बना देने हैं जो इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि उनका बराबर होगा एनर्जी लेवल, और वो कोप्लेनर होंगे, ये एक ही प्लेन में मौजूद होंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन ऐसी चीज को कहते हैं जिनको हम पेपर के ऊपर आसानी के साथ ड्रॉ कर सके। तो ये हमारे पास 3 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। देखें, ये एक s है और 2 p, px py pz। अच्छा, एक बात अपने जहन में आप लोग क्लियर कर लें कि px py pz तीनों एक जैसे ही हैं। हम यहाँ px मैंने py लिखा है, आप यहाँ py pz भी कर सकते हैं, आप px pz भी कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, py pz भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों p ऑर्बिटल्स आपस में सेम ही हैं, तो हम किसी 2 की भी मिक्सिंग दिखा सकते हैं।
जिसमें से अगर दो ऑर्बिटल हमारे पास है p ऑर्बिटल के हम मिक्सिंग दिखाएंगे तो एक हमेशा लीनियर ओवरलैप करेगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, पैरेलल ओवरलैप करेगा। खैर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बात आगे समझ आती जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ इसी बात पे फोकस करें कि एक s है और दो p इन्होंने आपस में मिक्स होना है। जो तीसरा p है उसने अनहाइब्रिड ही रहना है, उसने हाइब्रिडाइजेशन में, उसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेना है। ठीक है, तो जब एक s और दो p आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की लुक्स आ जाएंगी। जो ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे पास जिनका नाम sp2 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 ऑर्बिटल है। अब इनमें से कोई s नहीं है, कोई px py नहीं है, इनका नया नाम बन गया है जिसमें हम हर एक को sp2 का नाम देंगे। pz अभी भी अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन किए हुए है जो कि डंबल शेप है, ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। अब हमने पीछे जो देखे थे अभी जो तीन ऑर्बिटल हमारे पास फाइनली आ गए थे sp2, उन्होंने आपस में अरेंज होना है। वो कुछ इस तरीके कार से अरेंज होंगे कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जाहिर सी बात है ये बात तो क्लियर है ना कि हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन्होंने अरेंजमेंट इस तरीके से शो करनी है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है क्योंकि उन पर सेम चार्ज होता है, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन कम से कम हो, एक ऐसा डिस्टेंस आ जाए कि उस डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल ना करें, या बहुत कम करें या ना करें। मिनिमम रिपल्शन की हम टर्म मोस्टली यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कम से कम रिपेल करें, एक ऐसा डिस्टेंस आ जाना चाहिए। तो जब ये तीन ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो हमारे पास 120 डिग्री एंगल, एक ऐसा डिस्टेंस आ जाता है जिस पर इन ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन कम हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो ये 120 डिग्री के एंगल पे सेट हो जाएंगे तीनों sp2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बात आ जाती है उस p ऑर्बिटल की जो अनहाइब्रिड था, तो वो p ऑर्बिटल क्या होगा, इन तीनों sp2 ऑर्बिटल्स के ऊपर, इनके दरमियान में आप यूं समझ लें कि आपने एक पेपर के ऊपर इन तीनों sp2 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया और आप पेपर के अंदर से एक पेंसिल गुजार दें। पेंसिल आधी ऊपर रह जाए आधी नीचे रह जाए, तो आपके इस पेपर के साथ उस पेंसिल का एंगल कितने का आ रहा होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। सेम इसी वे में ये 2pz यहाँ पर मौजूद है। sp2 का आप समझें कि ये एक ही प्लेन में है तीनों ऑर्बिटल्स, और 2pz इनके ऊपर किस तरह से मौजूद है, 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए ये वहां पर मौजूद है। दूसरा कार्बन एटम भी हमारे पास सेम इसी तरह से ही होगा क्योंकि हमारे पास दो कार्बन के एटम सेंट्रल है, C2 है हमारे फॉर्मूले में, दो कार्बन है। तो जो बात हमने एक कार्बन के लिए की सेम बात दूसरे कार्बन के लिए है, तो दूसरे कार्बन के अरेंजमेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से ही फॉलो होगी। First of all, one sp2 hybrid orbital of one carbon atom overlap with sp2 hybrid orbital of the other carbon atom to form a sigma bond। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या होने लगा है, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। फिलहाल जो हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे वो कार्बन की अपने ही ऑर्बिटल्स के साथ थी, दूसरे कार्बन में भी अपने ही ऑर्बिटल उनके मिक्स हो रहे थे। अब इन दोनों कार्बन ने आपस में मिक्सिंग करनी है, तो उसमें क्या होगा, एक कार्बन का sp2 आएगा, दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करेगा क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके कार से कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड आ जाएगा। इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। क्यों सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग से बना है। तो यहाँ पर क्या शो हो रही है आपको, sp2 ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं और उसके साथ क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। नेक्स्ट, now remaining sp2 hybrid orbitals of carbon atoms form 4 sigma bonds with 1s orbital of 4 hydrogen atom। अब हर कार्बन के पास दो दो sp2 ऑर्बिटल्स बच गए थे, टोटल 4 sp2 ऑर्बिटल्स यहाँ बच गए दोनों कार्बन के पास मिला के। तो अब उन दोनों ने अलग अलग, हर एक ने क्या करना है, हर ऑर्बिटल ने एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेना है। तो टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे। और हर हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होना है, सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है और वो किस में मौजूद होता है, s ऑर्बिटल में, यानी कि 1s में। तो यहाँ पर sp2s ओवरलैप दिखाई गई है जिसमें हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। sp2 के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, तो दोनों के मिलने से एक और नया बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीकेकार से हर कार्बन के दो दो बॉन्ड बन जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। टोटल 4 हाइड्रोजन हमारे फॉर्मूला के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं क्योंकि सारे लीनियर ओवरलैपिंग से बने हैं। Now, the unhybrid p orbital of both carbon atoms overlap side to form pi bond। ठीक है, अब बनने लगा है डबल बॉन्ड, जो कि हमारे फॉर्मूले में C2H4 में फाइनली हमें नजर आएगा। वो कैसे बनता है, ये जो
p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रह गया था ना, जो हमने 2pz चूज किया था, इसको हमने अनहाइब्रिड रखा था। अब इस अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल ने आपस में मिक्स होना है। अच्छा, मिक्सिंग में आपको नजर आ रहा होगा 2 लाइंस ऊपर भी ड्रॉ की हुई है, रेड कलर के नीचे भी ड्रॉ की हुई है। तो इससे आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर की तरफ बन जाएगा और एक बॉन्ड नीचे की तरफ बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड के, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग दिखाने के लिए लाइंस लगाई गई हैं कि इन दोनों p ऑर्बिटल्स ने पूरा का पूरा ऊपर वाले हिस्से ने ऊपर के साथ, नीचे वाली लूप ने नीचे वाली लूप के साथ प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाना है। और मिक्सिंग होने के बाद बॉन्ड सिर्फ एक ही बनेगा। क्यों एक बनेगा? क्योंकि 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे 2pz के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स होंगे तो बॉन्ड तो सिर्फ एक ही बनना है ना, ठीक है। लेकिन उस बॉन्ड को हमने नाम क्या दिया है? पाई बॉन्ड का। क्यों पाई बॉन्ड कहा है? क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल्स पैरेलल मिक्स हो रहे हैं। तो जब भी पैरेलल मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, इस तरह के बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। और जब भी लीनियर मिक्सिंग होती है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। और जो अरेंजमेंट है वो 120 डिग्री एंगल पर ही रहेगी। अब हम एक दफा इसका रिव्यू देख लेते हैं इथीन की फॉर्मेशन का कंप्लीट। ये एक कार्बन के हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। सेम हमारे पास दूसरे कार्बन के ये हो गए हमारे दोनों कार्बन सेंट्रल एटम्स। सबसे पहले sp2 और sp2 ने आपस में ओवरलैप होना है दोनों कार्बन्स के। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाना है? सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन के एटम अलग अलग थे अब वो दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होना है? जो दोनों कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स बाकी बच गए थे उन्होंने हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना लेना है। तो इस तरीकेकार से कार्बन के नए बॉन्ड हाइड्रोजन्स के साथ बन जाएंगे। अब हर कार्बन के क्या हो गए? 3-3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है कार्बन कितना है? टेट्रावेलेंट है, उसकी वैलेंसी तो 4 है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो कार्बन के कितने कितने बॉन्ड बने हुए? 3-3 बॉन्ड बने हुए, हर कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ और 2-2 हाइड्रोजन्स के साथ। अभी भी इसमें एक बॉन्ड की कमी है, ठीक है। तो वो एक बॉन्ड किस तरह से पूरा होगा? वो एक बॉन्ड पूरा होगा जब pz और pz दोनों कार्बन्स के आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास एक और नया बॉन्ड बन जाएगा जिसको नाम दिया गया है पाई बॉन्ड का। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हो कि अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। अब कार्बन ने फर्दर तो कोई बॉन्ड बनाना ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल व्यू आ गया। हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देख लिया? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 33.3% है, p कैरेक्टर की परसेंटेज 66.6% है, ज्योमेट्री इसमें ट्रायगोनल प्लेनर है और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री का है। ये एक और स्ट्रक्चर ऑफ इथीन है आपके सामने। इस फिगर में भी आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। sp2 ओवरलैप कार्बन और कार्बन की आपस में टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हर sp2 ने जो रिमेनिंग बच गए थे वो करेंगे हाइड्रोजन्स के साथ sp2s ओवरलैप, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जो pz हमारा अनहाइब्रिड बच गया था उसने आपस में मिक्स होकर कौन सा बॉन्ड बना लेना है? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। In this type, one 2s and one 2p orbital of carbon atom mix together to give rise to degenerate sp hybridized atomic orbitals, ठीक है। डेफिनेशन हमारी एक जैसी ही है। sp3 में एक s और 3 p मिक्स हुए, sp2 में एक s 2 p मिक्स हुए। अब sp में क्या है? एक s और एक p मिक्स होना है और जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। क्योंकि एक s और एक p मिक्स हो रहे हैं तो 2 ही नए बनेंगे और वो डीजनरेट होंगे, यानी एनर्जी के हवाले से उनका लेवल इक्वल होगा। अब यहाँ पर जब भी कोई दो चीजें आपस में अरेंज होती हैं तो जो एंगल आएगा वो कितने का आएगा? 180 डिग्री का और ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए। अब डेफिनेशन से ये आइडिया हो रहा है कि जितना s है उतना ही p है, तो लिहाजा s कैरेक्टर भी 50% होगा और p कैरेक्टर भी कितना है? 50% ही है। फिगर में आप देखें s है हमारे पास, p के साथ ओवरलैप कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद 2 लूप्स नए आ जाएंगे, वो दोनों जब आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास एक लीनियर अरेंजमेंट बन जाएगी विद द एंगल ऑफ 180 डिग्री। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन पे आ जाते हैं, C2H2। उसी तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ग्राउंड स्टेट सेम बात ही है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जब हम एक्साइट कर देंगे तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा 2p के वेकेंट ऑर्बिटल में।
ठीक है। और उसके बाद सिर्फ एक s और एक p ने आपस में मिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल बना देने हैं जिनका नाम है sp ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है। 2py और 2pz ने यहाँ पे अनहाइब्रिड ही रहना है, उसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेना है, ठीक है। अभी तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि p के जितने ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे, जो बच जाएंगे उन्होंने अनहाइब्रिड ही रहना है और वो अपनी ओरिजिनल शेप यानी कि जो डम्बल शेप है उसी हालत में रहेंगे। In case of ethyne formation, only one 2s and one 2p orbitals hybridize to give two sp hybrid orbitals of both carbon atoms to give a linear geometry, and 2py and 2pz orbitals remain unhybridized, ठीक है। एक s और एक p ने मिक्स होना है तो हमारे पास दो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे जिनका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, दोनों कार्बन में ऐसा ही होगा। और वापस में जब अरेंज होंगे तो वो लीनियर वे में अरेंज होंगे, जबकि जो दो p ऑर्बिटल बच जाएंगे py और pz उन्होंने अनहाइब्रिड रहना है, उन्होंने मिक्स नहीं होना। देखिए ये एक s है हमारे पास और एक p, ये आपस में मिक्स होंगे, py और pz ने आपस में मिक्स नहीं होना, ठीक है। s और p जब मिक्स होंगे तो हमारे पास दो इस तरह के नए ऑर्बिटल्स आ जाएंगे जिनका नाम sp होगा। ये दोनों आपस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो वो हमारे पास जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, जिसमें ये अरेंज होने के बाद एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। तो जब हम फाइनली इसको ड्रॉ करेंगे हम छोटे लूप्स को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हम बड़े लूप्स बनाएंगे तो 180 डिग्री पे ये मौजूद हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन सबसे कम होगी इस वक्त। Unhybridized 2py and 2pz orbitals remain perpendicular to the linear sp hybrid orbitals। जो अनहाइब्रिड py और pz बच जाएंगे वो sp के साथ परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद होंगे। तो आप ये देख सकते हैं sp और sp की जो लीनियर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए थे, py और pz उनके साथ 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद हैं। इस फिगर में भी अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा sp की लाइन के साथ py और pz कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद हैं। First of all, sp hybrid orbital of one carbon atom overlaps with the sp hybrid orbital of the other carbon atom to form a sigma bond। सबसे पहले दोनों कार्बन्स ने आपस में बॉन्ड बनाना है। ये एक कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, ये दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, तो सबसे पहले ये ओवरलैप होंगे। sp ओवरलैपिंग के थ्रू कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। Now the remaining sp hybrid orbitals of both carbon atoms overlap with 1s orbital of two hydrogen atoms। In this way sigma frame of ethyne molecule completed। अब दोनों कार्बन के जो sp और sp बच गए थे वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, तो बदले में दोनों कार्बन्स का एक एक फर्दर बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा और इन सारे बॉन्ड्स को हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड का, क्योंकि ये सारे के सारे बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग से बने हैं। Now 2py unhybrid orbital of one carbon atom overlaps side to side with the unhybrid 2py orbital of the other carbon atom to form a pi bond। अब जो py दोनों के अनहाइब्रिड बच गए थे वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और पैरेलल ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान हो गया है डबल बॉन्ड, जिसमें से एक है सिग्मा और दूसरा है पाई बॉन्ड। Now 2pz unhybrid orbital of one carbon atom overlaps side to side with the unhybrid 2pz orbital of other carbon atom to form second pi bond। अब pz भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे py ने ओवरलैपिंग करेंगे और एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से इथाइन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, जिसमें से एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। रिव्यू देख लेते हैं। एक कार्बन के ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल। सबसे पहले sp ओवरलैपिंग होगी कार्बन और कार्बन के एटम्स के दरमियान में, फिर दोनों कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। पहले कार्बन और कार्बन के दरमियान बन जाएगा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर कार्बन दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ फर्दर सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। फिर py ओवरलैपिंग करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान में। सिमिलरली pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा।
तो हमने ये sp हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने देखा कि 50% s कैरेक्टर है, 50% ही p कैरेक्टर है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो लीनियर है, और बॉन्ड एंगल कितने का आ रहा है जी, 180 डिग्री का आ रहा है। ये एक और फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन की sp ओवरलैपिंग दिखाई है, फिर कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है, एंड देन ये ग्रीन जो ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं ये py एंड pz pp ओवरलैपिंग है और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। रिकैप देखते हैं, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखी, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से उसमें डबल बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। फाइनली ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बन जाती है इथीन मॉलिक्यूल की, जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हमने देखी, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन फॉर्मेशन देखा कि किस तरह से इथाइन में 2 कार्बन एटम्स हैं, उनके दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसमें से एक सिग्मा होता है, 2 पाई, और फिर हमने फाइनल उसकी अरेंजमेंट देखी कि लीनियर बनती है और बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए, आपने 5 कंपैरिजन पॉइंट्स लिखने हैं इथीन एंड इथाइन के दरमियान में। 5 से ज़्यादा भी अगर आप बना सकते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से आपने पॉइंट्स लिखने हैं। फिर एक 3D मॉडल आपने बनाना है इथीन और इथाइन का, जिसको हम बॉल एंड स्टिक मॉडल कहते हैं। मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए, टूथपिक स्टिक्स ले लेनी है, कुछ आपने कॉटन एंड डिफरेंट कलर्स, ऐसे कलर्स लेने हैं जो कॉटन को डाई कर सके, ग्लू ले लें, स्मॉल बॉल्स बनानी है आपने कॉटन की और उनको टूथपिक के एंड्स पे आपने जोड़ देना है ऑर्बिटल्स शो करने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।